हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अबे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्या जो बीए ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम का जो प्रोग्राम का सेमेस्टर 1 होने वाला है, उसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसकी जो यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 1 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसकी वीडियो का पार्ट 1 की वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं ये टॉपिक को। तो देखिए, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास कितने चार टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के काइंड्स दे रखे हैं। चार टाइप के बेसिस पर हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट हैगा ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्शियबिलिटी, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे इन्फोर्शियबल हो रहा है उसके बेसिस पर हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर रखा है। किस किस में? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और अनइन्फोर्शियबल कॉन्ट्रैक्ट। 5 टाइप के काइंड्स देंगे बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्शियबिलिटी पर। फिर रहेगा सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, मतलब किस टाइप से वो बने हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कॉन्ट्रैक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब वो कैसे एग्जीक्यूट हो रखे हैं उसके बेसिस पर हमारे पास 2 टाइप के हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फिर रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेसिस पर हमने कर रखा है। 2 टाइप्स के हैं, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्शियबिलिटी में हमारे पास फर्स्ट था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाई और एट दी, यहाँ एट की जगह ऑल आएगा, ऑल द इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओनली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर इन्फोर्शियबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब वो सभी कॉन्ट्रैक्ट जिनमें जो वैलिड इसेंशियल हैंगे एलिमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो सभी हों उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्शियबल होता है। फिर आता है नंबर 2 हमारे पास वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो एन एग्रीमेंट में बी इन्फोर्शियबल एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू contract but later on due to certain reason, for example impossibility or illegality of contract, it may become void and unenforceable. such contract are called void contract, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें हमने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो वो इन्फोर्शियबल थे, बट कुछ टाइम के बाद कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट अब इन्फोर्शियबल नहीं रह गए, तो हम उन्हें void contract कहते हैं। टेक्निकली द वर्ड void contract are a contradiction in terms. Such contract can appropriately termed as contract which has become void in place of void contract. मतलब void contract वर्ड सही नहीं है, हम इसे ये कह सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो बाद में चलकर void हो गए, ना कि void contracts हैं। फिर आता है हमारे पास void agreement। तो void agreement क्या होता है? तो agreement is one which is deficient in essential and is therefore destitute of legal effect, मतलब वो एग्रीमेंट जिसमें इसेंशियल एलिमेंट नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट के उसे हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। आगे देखिए, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। दस वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड एब इनिशियो, व्हाइल अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाज अ वैलिड एट द टाइम व्हेन इट वाज मेड बट बिकम वॉइड लेटर ऑन द बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। मतलब वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो बिगिनिंग से ही वॉइड होता है, बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो स्टार्टिंग में तो वैलिड थे बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो वॉइड हो जाते हैं। अब आएगा एन एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो और विच बिकम वॉइड सब्सिक्वेंटली विल हैव दिस इफेक्ट। एक एग्रीमेंट जो या तो स्टार्टिंग से वॉइड होता है या बाद में चलकर वॉइड हो जाता है, उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास द एग्रीमेंट शेल बी अनइन्फोर्शियबल, मतलब वो अनइन्फोर्शियबल हो जाता है। मनी पेड और प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड इज रिकवरेबल सब्जेक्ट ऑफ द कंडीशन दैट बोथ द पार्टी वर इग्नोरेंट अबाउट द इलीगल और वॉइड नेचर ऑफ द एग्रीमेंट व्हेन इट वाज मेड। अगर ऐसा है कि दोनों पार्टियां इग्नोर हैं, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमने बनाया है ये इलीगल है या वॉइड नेचर का है, तो अगर हमने उसमें कोई भी मनी पे करी होती है तो हम उसे रिकवर कर सकते हैं। थर्ड हैगा कोलेटरल ट्रांजैक्शन शैल नॉट बिकम वॉइड अनलेस द एग्रीमेंट हैज आल्सो बीन इलीगल। अगर एक एग्रीमेंट के साथ कोई दूसरा एग्रीमेंट हो रहा है तो अगर इलीगल वाला उसमें वॉइड हो जाता है तो जो उसके साथ वाला अगर लीगल है तो वो वॉइड नहीं होता। फोर्थ हैगा ऑल लॉफुल प्रोमिसेस शैल रिमेन वैलिड इन केस दे आर सेवरेबल एंड कैन बी इन्फोर्स्ड। वो सभी प्रोमिसेस जो इलीगल वाले कॉन्ट्रैक्ट से अलग किए जा सकते हैं वो इन्फोर्स किए जा सकते हैं उन्हें अलग करने के बाद।
थर्ड आता है हमारे पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 2I, सेक्शन 2I के अकॉर्डिंग एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो सभी एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स कर किए जा सके एक पार्टी के फेवर में, मतलब एक पर्सन उन्हें या तो इन्फोर्स कर सकता है या उन्हें रिजेक्ट कर सकता है, बट दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन ना हो, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। एग्रीमेंट इंड्यूस्ड बाय कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन आर वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट हैज बीन सो ऑब्टेन्ड। जो एग्रीमेंट होते हैं जो कि किससे, कोर्जन से, एंड इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से और मिसरिप्रेजेंटेशन से होते हैं, ये वॉइडेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट रिसीव्ड, जिसकी हमने कंसेंट ली होती है उस पार्टी के ऑप्शन पर, बट दूसरी वाली पार्टी के पास ऑप्शन नहीं होता इन्हें वॉइड अवॉइड करने का या फिर इन्हें इन्फोर्स करने का। ठीक है, अब आएगा हमारे पास फोर्थ टाइप का इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं। तो एन एग्रीमेंट इज इलीगल व्हेन इट इज कॉन्ट्रीवेंशन ऑफ स्टेटरी प्रोविजन। मतलब वो किसी स्टेटरी, मतलब जो कोर्ट होता है उसकी प्रोविजन को तोड़े कोई एग्रीमेंट, तो उसे हम कहते हैं इलीगल। एन इलीगल एग्रीमेंट इज डिस्ट्यूट ऑफ लीगल इफेक्ट एव इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जो ये इलीगल एग्रीमेंट होते हैं ये स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। ऑल द ट्रांजैक्शन कोलेटरल थ्रू इलीगल एग्रीमेंट बिकम टेंटेड विद इलीगलिटी एंड आर देयरफॉर नॉट एनफोर्सेबल। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इलीगल एग्रीमेंट के अंदर की जाती है तो वो भी इलीगल होती है और वो इन्फोर्सेबल नहीं होती है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है, आप ये एग्जाम्पल रीड कर लीजिएगा। फिफ्थ टाइप का आता है हमारा अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड बिकॉज दे कैन नॉट बी इन्फोर्स ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल डिफेक्ट, दैट इज नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ राइटिंग, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि वॉइड हो जाते हैं, किस वजह से? उनके कुछ टेक्निकल डिफेक्ट, जो कि क्या हो सकता है, अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है जिसमें ये कंपलसरी था कि आपको उसे रिटर्न में होना जरूरी है या रजिस्टर करवाना जरूरी है, बट आप उसे इग्नोर कर देते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाता है। दीज कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ बट सिंस दे आर इनकेपेबल ऑफ प्रूफ लॉ कोर्ट विद नॉट इन्फोर्स देम। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये लॉ की नज़र में तो वैलिड होते हैं, बट आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता जिससे आप प्रूव कर सको कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो लॉ इन्हें इन्फोर्स नहीं करता। तो ये होता है हमारा अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब डिफरेंस है हमारे पास वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। तो टर्म इलीगल एग्रीमेंट हैज वाइडर कंसेप्शन विद वॉइड एग्रीमेंट। जो इलीगल एग्रीमेंट है वो वाइडर टर्म है इन कंपैरिजन टू वॉइड एग्रीमेंट। ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड। जो जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड होते हैं, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरी इलीगल। मतलब बाकी, लेकिन जो सभी वॉइड एग्रीमेंट होते हैं वो इलीगल नहीं होते। दैट इज वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड बट नॉट इलीगल। जो वेजरिंग का एग्रीमेंट होता है, मतलब गैम्बलिंग वाला, वो वॉइड होता है लेकिन इलीगल नहीं होता। और एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड बट नॉट इलीगल। और जो एक एग्रीमेंट होता है माइनर के साथ वो वॉइड होता है, इलीगल नहीं होता। सेकंड है, दो द लीगल इफेक्ट ऑफ बोथ आर सेम वॉइड अब इनिशियो बट अ वॉइड एग्रीमेंट डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ कोलेटरल ट्रांजैक्शन बट इलीगलिटी ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विल मेक इवन द कोलेटरल ट्रांजैक्शन टेंटेड विद इलीगलिटी। ये दोनों टाइप के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, लेकिन जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं उसमें जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो लीगल रहती है, वैलिड रहती है। बट इलीगल एग्रीमेंट जो हो जाते हैं उनके अंदर क्या होता है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन होती है वो भी इलीगल हो जाती है। ये हो गया आपका सेकेंड डिफरेंस। थर्ड है, फॉर एंटर इनटू अ वॉइड एग्रीमेंट देयर इज नो पेनल्टी ऑन द पार्टीज बट फॉर एन इलीगल एग्रीमेंट द पार्टी मे बी पनिश्ड। मतलब अगर आप कोई वॉइड एग्रीमेंट कर लेते हैं तो आपको ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होती, बस वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। बट इलीगल एग्रीमेंट अगर आप कोई करते हैं तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। अब है हमारे पास दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन। मतलब हमने किस तरीके से उसे बनाया, उसमें फर्स्ट टाइप का है हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन पार्टीज बाय वर्ड स्पोकन और रिटन आर टर्म्ड एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लिखकर या बोलकर तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इन सच कॉन्ट्रैक्ट पार्टी मेक ओरल और रिटन डिक्लेरेशन ऑफ देयर इंटेंशन और द टर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है, पार्टी की इंटेंशन होती है
ओरल में या रिटर्न में, जिसमें वो डिक्लेयर करती हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं। सेकंड आएगा हमारे पास इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट विच कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एक्ट ऑफ पार्टी आर टर्म्ड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिनमें पार्टी बोल कर तो नहीं, लेकिन उनकी जो वो परफॉर्मेंस कंडक्ट करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, उससे एक कंफर्म हो जाता है कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन टेक्स अ सीट इन अ बस, he has entered into an implied contract that he will pay the specified fare to the bus owner for taking him to his destination। अगर आप किसी बस में जाकर सीट पर बैठ जाते हैं तो ये इससे आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं कि आप बस का जो ओनर है उसे एक किराया पे करेंगे आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। तो ये हो गया आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं हमारे पास थर्ड टाइप के कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। इसमें फर्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हेन बोथ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब जब दोनों पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी दो पार्टीज हैं, उन्होंने जिनकी जो उनकी ड्यूटी थी, जो उनकी ऑब्लिगेशन थी, उसे कंप्लीट कर दिया है, तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड आएगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या है? व्हेन वन ऑफ द और ऑफ बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज स्टिल टू डू सर्टेन थिंग इन फ्यूचर। मतलब अगर एक या दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशन या ड्यूटी अभी पेंडिंग है, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने प्रॉमिस करा है कि वो फ्यूचर में इस प्रॉमिस को, मतलब ये ड्यूटी को, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्म्ड एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट को हमने और दो टाइप से डिवाइड करा है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल में क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी यूनिलेटरल वेयर वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन आइदर बिफोर और एट द टाइम when the contract come into existence whereas the other party is yet to be perform his obligation। मतलब ये क्या होता है? इसमें इस टाइप के यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी अपनी ड्यूटी फुलफिल कर चुकी होती है, बट दूसरी जो पार्टी है उसकी ड्यूटी अभी भी पेंडिंग होती है, उसका प्रॉमिस अभी भी पेंडिंग होता है। सेकंड आता है हमारे पास बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज बाइलेटरल इफ ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज आर आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर एग्जीक्यूटरी और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर दोनों ही पार्टी की ड्यूटीज या ऑब्लिगेशन अभी पेंडिंग है, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। आगे चलते हैं। अब आएगा हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। इसमें आएगा फर्स्ट हमारा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंग्लिश लॉ। Their validity depend upon their form alone. Consideration is not necessary for such a contract. They are paid to satisfy certain legal formalities in order to valid and binding। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक ऑथराइज्ड सील के अंडर किए जाते हैं या रिकॉर्ड किए जाते हैं, उस टाइप के सभी कॉन्ट्रैक्ट को हम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इनकी वैलिडिटी इनके फॉर्म पर ही डिपेंड होती है, इसके अंदर कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती है। सेकंड है हमारा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट अदर देन फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। वो सभी कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा रह गए, उन्हें हम सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। दे विल बी वैलिड ओनली व्हेन दे आर सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। ये तभी वैलिड होते हैं जब इनमें कोई ना कोई कंसिडरेशन दी गई हो। ठीक है। The Indian law does not recognize formal contract if recognize only simple contract which must be supported by consideration except in circumstances specifically laid down in the act। बट जो ये सारे जो टाइप दिए गए हैं, ये दोनों फॉर्मल और सिंपल वाले, ये इंग्लिश लॉ में होते हैं। जो इंडियन लॉ है वो इन्हें जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है उन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, मतलब उनका बताता ही नहीं है। सिर्फ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जिनमें कंसिडरेशन दी जाती है, ये इंडियन लॉ उन्हें ही सपोर्ट करता है। एक्सेप्ट, बट इसकी कुछ एग्जेम्पशन है जिनमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है इंडियन लॉ के भी अंदर, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिएगा, ये आपका काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट फिनिश हो गया। चारों टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जो क्लासिफिकेशन है वो हमने देख लिया। अब है हमारे पास टॉपिक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होती है, तो चलिए पढ़ते हैं इसे। ऑफर और प्रपोजल। ऑफर और प्रपोजल दोनों सेम है। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस्ड इन डिटेल।
अब देखिए सेक्शन 2A है वो डिफाइन करता है एक ऑफर को, क्या है, अ प्रपोजल मेड बाय वन पर्सन टू अनदर और टू डू एन एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग इट, द पर्सन हु मेक द ऑफर इज नोन एज प्रोमिसर और ऑफरर एंड द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज नोन एज प्रोमिसी और ऑफरी। सबसे पहले एक ऑफर या प्रपोजल क्या होता है, तो अ प्रपोजल मेड बाय वन पर्सन टू अनदर टू डू एन एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब प्रपोजल किसी एक पर्सन के द्वारा किया जाता है दूसरे पर्सन को कुछ काम करने के लिए या कुछ काम ना करने के लिए। जो ये है एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये है कुछ काम ना करने के लिए। अब वो पर्सन जो ऑफर करता है उसे हम कहते हैं प्रोमिसर या फिर ऑफरर, और जो पर्सन जिस पर्सन को ऑफर किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोमिसी या ऑफरी। एन ऑफर में रिक्वायर अ यूनिलेटरल एक्ट और एन एक्ट बाय टू और मोर पार्टीज। एक ऑफर के अंदर कुछ भी हो सकता है, या तो सिंगल एक्ट सिंगल पर्सन को ही काम कर सकता है या फिर दोनों पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज भी काम कर सकती हैं। ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, आप इस एग्जांपल को पढ़ लीजिए। मैं आपसे आगे से पढ़ता हूँ। दस एन ऑफर कैन बी एनालाइज्ड इनटू टू पार्ट कंप्राइजिंग ऑफ। अब एक ऑफर को हम दो पार्ट में पढ़ सकते हैं, अ प्रॉमिस बाय ऑफरर एंड अ रिक्वेस्ट टू ऑफरी फॉर समथिंग इन रिटर्न ऑफ द ऑफर। मतलब एक होता है कि प्रॉमिस बाय ऑफरर, ऑफरर जो कर रहा है ऑफर वो कोई प्रॉमिस करे, और अ रिक्वेस्ट टू ऑफरी फॉर समथिंग इन रिटर्न, या फिर जिसे ऑफर कर रहा है उससे बदले में कुछ मांगे। ये दो टाइप के इसके दो पार्ट में हम इसे पढ़ते हैं। When the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। अब क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई ऑफर करता है उसको कुछ काम करने के लिए या उसको कुछ काम ना करने के लिए। अब जब वो जिस पर्सन को हमने ऑफर किया है वो अपनी इसके ऊपर एसेंट दे देता है, मतलब उस ऑफर को मैं हामी दे देता है अपनी, कि मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ या इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, तो इसे हम कहते हैं प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। अब अगर एक्सेप्ट कर लिया है प्रपोजल को तो वो प्रपोजल जो होता है वो प्रॉमिस बन जाता है। आगे अगर डिटर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर, हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक ऑफर है। एवरी प्रपोजल मेड बाय ऑफर इज नॉट लीगली रिकॉर्डेड एज एन ऑफर। मतलब हर ऑफर को हम ऑफर नहीं कह सकते। थ्री टेस्ट आर अप्लाइड टू डिटरमाइन वेदर और नॉट एन ऑफर हैज एक्चुअली बीन मेड। हमारे पास तीन टाइप के टेस्ट होते हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि जो ये प्रपोजल किया गया है ये ऑफर है या नहीं है। फॉर नंबर वन, डज द ऑफर शो अ क्लियर इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ ऑफर टू बाउंड बाय इट। मतलब जो ऑफर किया गया है उससे हमें साफ पता लगता है कि जिसने ऑफर किया है वो इस ऑफर से बंधना चाहता है, बाउंड होना चाहता है। सेकंड है वेदर द प्रपोजल इज डेफिनेट, मतलब जो प्रपोजल किया गया है वो डेफिनेट है, कोई इनडेफिनेट ऑफर तो नहीं है। थर्ड है वेदर द ऑफर इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, और जो ऑफर किया गया है वो ऑफरर को बताया गया है, मतलब जिस जो कर रहा है ऑफर वही कर रहा है या कोई उसका एजेंट कर रहा है। अब आएगा ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम। अब ऑफर को हमने कुछ चीजों से अलग किया है। फर्स्ट है कि मियर इनविटेशन टू एन ऑफर, मतलब ऑफर अलग है और मियर इनविटेशन टू एन ऑफर अलग है। Offer should be distinguished from a mere invitation to an offer. Catalog of goods, an advertisement inviting tender or application for job, a prospectus of a company, an auctioneer request for bid or display of goods in showcase with price marked upon them are mere invitation of to offer and not actual offer. मतलब जो गुड्स के ऊपर टैग लगा होता है, एडवर्टाइजमेंट जो कि इनवाइट करता है आपको जॉब के लिए, किसी भी कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस, जब ऑक्शनर आपको बोली लगाने के लिए इनवाइट करता है, रिक्वेस्ट करता है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन शोकेस, जब शोकेस में आपको गुड्स दिखाए जाते हैं प्राइस टैग के साथ, तो ये सभी मियर इनविटेशन होते हैं, मतलब आपको इनवाइट कर रहे होते हैं कि आप इनके लिए कुछ ऑफर करें, बट ये ऑफर नहीं होते। A statement of the lowest price at which a landowner is prepared to sell has been held not to be an offer. मतलब अगर कोई एक लैंड ओनर है वो उसने लोवेस्ट प्राइस की स्टेटमेंट दे रखी है कि इतने प्राइस पर मैं अपनी लैंड को सेल करूंगा, तो ये आपका इनविटेशन ऑफ ऑफर है, ये आपका ऑफर नहीं है। Where a owner of property say he will not accept less than 5,000, he does not make an offer but merely invites offer. अगर कोई लैंड ओनर ये भी कहता है कि वो 5,000 से कम तो लेगा ही नहीं,
तो ये भी इन्विटेशन है ऑफर का, बट ऑफर नहीं है। Similarly, a term in partnership deed that any of the party wishing to sell his share will sell to the other at the market value is not an offer but an undertaking to make an offer। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर एक वर्ड होता है, अगर कोई पार्टी अपने शेयर को बेचना चाहती है किसी और पर्सन को मार्केट वैल्यू पर, तो ये इनविटेशन ऑफ ऑफर होता है, बट ऑफर नहीं होता है। आगे देखिए, इसमें बाकी सब आपको यही एग्जांपल बता रखा है, आप इसे पढ़ लीजिए। फिर हमने ऑफर को डिस्टिंगाइज करा है किससे? मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से। अब ये क्या होता है? अ डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन दैट ही हैज इंटेंशन टू डू समथिंग डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफर। अगर किसी पर्सन की डिक्लेरेशन है कि वो उसकी इंटेंशन है ये काम करने की, तो ये हमारा ऑफर नहीं होता है, ये सिर्फ मेयर स्टेटमेंट होती है उस पर्सन की इंटेंशन की। द पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन विल नॉट बी लायबल टू पर्सन हु हैज सफर्ड सम लॉस बिकॉज ऑफ रियलायंस ऑन डिक्लेयर्ड इंटेंशन। मतलब अगर किसी पर्सन ने इस डिक्लेरेशन पर भरोसा कर कर कोई लॉस बियर किया है, तो जिस पर्सन ने डिक्लेरेशन की है उसको वो लायबल नहीं होगा उस पर्सन के लिए जिसका लॉस हुआ है। ठीक है। Seller cannot be held liable for any loss caused to prospective buyer by not adhering to the advertisement for sale of good by auction at a particular time and place because the advertisement was a mere statement of intention. Similarly, the announcement made on loudspeaker does not result into any bidding offer। अब देखिए क्या है, सेलर जो होता है वो कैन नॉट हेल्ड लायबल, मतलब अगर बायर ने एडवर्टीजमेंट देखकर ऑक्शन पर कोई चीज खरीद ली, तो जो सेलर है वो लायबल नहीं होगा, ये सिर्फ इन्विटेशन स्टेटमेंट थी उसकी इंटेंशन की कि वो इसे बेचना चाह रहा है, बट ये ऑफर नहीं था। इसलिए ऐसे ही हम लाउड स्पीकर पर कई सारे बिडिंग सुनते हैं तो वो हमारे ऑफर में नहीं आते, वो सिर्फ हमारी स्टेटमेंट होती है सेलर की, किसकी? ऑफर करने की। आगे आपका एग्जांपल दे रखा है, इसे आप पढ़ लीजिए। अब आता है हमारा एक टॉपिक, इसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर के क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? तो द ऑफर मस्ट डिस्क्लोज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इसका मतलब क्या है? इफ द ऑफर डज नॉट कंटेम्पलेट टू गिव राइट्स टू लीगल रिलेशनशिप इट इज नो ऑफर इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब जो ऑफर है उसके अंदर इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की पार्टीज के बीच में, अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑफर नहीं कहलाएगा। Invitation to dinner which has no intention to create legal relationship, an offer must have imposed some legal duty on the party making it। मतलब जो ऑफर होता है वो पार्टी के ऊपर कोई लीगल ड्यूटी इम्पोज करता है। सेकंड है हमारा एसेंशियल एलिमेंट, द टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन एंड नॉट डेफिनेट लॉज और एम्बिगुअस। इसका मतलब क्या है? द टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, जो ऑफर की टर्म्स होती हैं वो डेफिनेट होनी चाहिए। अनएम्बिगुअस मतलब किसी भी टाइप की घुमावदार नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और सर्टेन होनी चाहिए। द ऑफर मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन कंडीशन विच इज अनसर्टेन और इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। ऑफर किसी भी इस टाइप की कंडीशन पर बेस नहीं होना चाहिए जो या तो अनसर्टेन हो या फिर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो। Though the proposer is free to lay down any term and condition in offer, but they should be certain and legal। हाँ, ऐसा जरूर है कि प्रपोजर कोई भी जो ऑफर कर रहा है वो कोई भी कंडीशन और टर्म्स लगा सकता है, बट वो सभी सर्टेन होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, अदरवाइज इट्स एक्सेप्टेंस विल अमाउंट टू वेग एग्रीमेंट। वरना अगर कोई इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं बनता। बट where a agreement contain its own machinery for clarifying vague term, the agreement will not be vague in law। बट अगर कंडीशन ही जो एग्रीमेंट है उसकी ही कंडीशन ऐसी है कि वो चाहे कोई भी वेग टर्म हो उसे क्लैरिफाई किया जा सकता है, तो उसे हम वेग नहीं कहेंगे। बाकी आपको एग्जांपल दे रखे हैं, आप इन एग्जांपल्स को पढ़ लीजिएगा। थर्ड है ऑफर में बी जनरल और स्पेसिफिक। एन ऑफर में बी मेड टू डेफिनेट पर्सन or more or to the world at large when it is made to some specific person or person is called a specific offer। जब ऑफर को किसी स्पेसिफिक पर्सन को किया जाता है तो वो हमारा स्पेसिफिक ऑफर होता है, बट अगर सभी लोगों को, जनरल पब्लिक को वो ऑफर किया जाता है तो वो जनरल ऑफर कहलाता है। A specific offer can be accepted only by the person to whom the offer has been made and in the manner if any specified in the terms of the offer।
और ये ऑफर जो स्पेसिफिक ऑफर किया गया है वो उसी पर्सन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए जिसे वो किया गया है। बट अ जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हैविंग नोटिस ऑफ द ऑफर बाय डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड अंडर द ऑफर। बट जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। बाकी आपको इसका एग्जांपल दिया गया है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, आप इसे रीड कर लीजिएगा। अब देखिए फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो इसमें क्या क्या गया है, एन ऑफर मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन इज टर्म्ड एज एन एक्सप्रेस ऑफर। मतलब हम ऑफर को एक्सप्रेस ऑफर कब कहेंगे, जब उसके जो टर्म्स हैं ऑफर की वो लिखी हुई हो या बोलकर कही गई हो वर्ड से, ठीक है, ये होता है एक्सप्रेस ऑफर। और इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, इम्प्लाइड ऑफर मींस एन ऑफर मेड बाय कंडक्ट एन ऑफर में ऑल्सो बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज और द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। मतलब जब जो ऑफर की पार्टीज हैं उन्होंने कुछ ऐसा करा हो जिससे ये हो जाए कि वो ऑफर कर रही हैं, तो उसे हम कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। उनके कुछ करने से जब कोई चीज ऑफर बन जाए, this is known as implied offer. When one person allow the other to perform certain act under such circumstance that nobody would accept them without consideration, it will amount to an offer by conduct, and the permission of the party who is benefited by such performance will amount to his acceptance. मतलब जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अलाउ करे कुछ ऐसा काम करने से जिसको विदाउट कंसिडरेशन एक्सेप्ट करना पॉसिबल ना हो, तो वो हो जाता है कि वो ऑफर हुआ है। और जब पार्टी जिसको उस ऑफर से बेनिफिट मिला है वो उसकी परफॉर्मेंस करने दे तो उसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। ये हो गया हमारा ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो इसमें क्या कहा गया है, द ऑफर टू बी वैलिड मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। मतलब एक वैलिड ऑफर तभी कहलाया जाएगा जब वो ऑफर को हम ऑफरी को बता दें। मतलब जिसे हमने ऑफर किया है उसे पता होना चाहिए कि उसको कोई ऑफर दिया गया है। एन ऑफर बिकम इफेक्टिवली ओनली व्हेन इट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी सो एज टू गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट। जिससे उसे अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि या तो वो उसे एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट। An acceptance of offer in ignorance of offer is no acceptance and therefore no valid contract can rise. अगर किसी को ऑफर के बारे में पता ही नहीं है फिर भी वो उसके ऊपर एक्सेप्टेंस दे दे तो हम उसे ऑफर नहीं कह सकते, वो एक वैलिड ऑफर नहीं कहलाएगा। फिर आएगा सिक्स पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। इसका मतलब क्या है, इफ अ पार्टी मेक अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इट इज कैन नॉट बी टेकन एज एन ऑफर टू सेल एट दैट प्राइस। मतलब अगर कोई पार्टी प्राइस की किसी भी चीज के प्राइस की कोई स्टेटमेंट देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसे इसी ही रेट पर बेचना चाह रहे हैं। द डिसीजन मेड इन केस ऑफ हार्वे एंड फेसे इज इंपॉर्टेंट टू नोट इन दिस कनेक्शन। हार्वे और फेसे का एक केस था, उसका जो डिसीजन था वो इसमें लिया गया है। बाकी आपको ये एग्जांपल दे रखे हैं, आप इन एग्जांपल को पढ़ लीजिएगा। और इसमें लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता वाला केस दिया गया है, इसे पढ़ लीजिए। सेवंथ क्वेश्चन पॉइंट है हमारे पास, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट। मतलब ऑफर किसी की कंसेंट को ऑब्टेन करने के लिए दिया जाना चाहिए। द ऑफर मस्ट बी मेड विद ए व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी एंड नॉट मेयरली विद अ व्यू टू डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर। मतलब ऑफर किस लिए किया जाना चाहिए, किसी की कंसेंट लेने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि किसी की इंटेंशन को दिखाने के लिए कि वो ऑफर करना चाहता है। A proposer cannot also dictate term under which the offer can be refused। और जो प्रपोजर है वो कोई ऐसी टर्म भी ऑफर में नहीं डाल सकता जिससे उस ऑफर को रिफ्यूज करना मुश्किल हो जाए। एट्थ पॉइंट है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंसेस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। द ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मतलब ऑफर में कोई ऐसी टर्म्स नहीं होनी चाहिए जिसे अगर हम मना कर दे तो वो एक्सेप्टेंस हो जाए, जिसे अगर हम पूरी ना कर सके तो वो एक्सेप्टेंस के बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल दिया है, अ पर्सन कैन नॉट मेक सच ऑफर दैट इफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज नॉट रिसीव्ड अप टू मंडे द ऑफर वुड बी प्रेज्यूम टू बी एक्सेप्टेड। मतलब अगर मंडे तक ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो हम उसे एक्सेप्ट मान लेंगे, तो यह ऑफर वैलिड नहीं होगा। नाइन्थ पॉइंट है, स्पेशल कंडीशन अटैच टू एन ऑफर मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड। दो एन offeree is free to lay down any terms and condition in his offer, but it is the responsibility of offerer to bring all the terms of offer to the notice of other party. The acceptor is bound only for those conditions which have expressly communicated to him, have so clearly been written that he ought to have known them, have reasonable notice of existence of those terms।
मतलब हम कह सकते हैं कि ऑफरर है वो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन को ऑफर में डाल सकता है, बट ऑफरर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी उन टर्म्स एंड कंडीशन को किसे ऑफरी को बताए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बाकी आपको एग्जांपल दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। The acceptor would be bound by the terms condition only when following condition are satisfied। ये आपका एक्स्ट्रा है, कुछ भी आप पढ़ लीजिएगा बस। तो ये हो गए आपके वैलिड ऑफर कब कब होता है। अब आएगा हमारे पास टेंडर। टेंडर क्या होता है? तो अ पर्सन में इनवाइट टेंडर फॉर द सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड और सर्विसेज। Thus a tender in response to an invitation is an offer। A tender may be either a definite or single offer or a standing or an offer ओपन ऑफर। तो टेंडर क्या होता है? जब कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक टाइप के गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए इनवाइट करे तो उसे हम कहते हैं टेंडर। टेंडर कितने टाइप के हो सकते हैं? या तो डेफिनेट हो सकता है, सिंगल ऑफर हो सकता है, या फिर स्टैंडिंग और ओपन ऑफर हो सकता है। तो टेंडर एज डेफिनेट ऑफर कैसे होता है? तो इफ अ टेंडर हैज बीन सबमिटेड फॉर गुड्स और सर्विसेज इन स्पेसिफाइड क्वांटिटी इस टर्म एज डेफिनेट ऑफर। मतलब अगर टेंडर में हमें ये बताया गया है कि कितनी क्वांटिटी के गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करना है तो वो हो जाएगा टेंडर एज डेफिनेट ऑफर। और आगे हैगा हमारे पास दूसरे टाइप का टेंडर एज स्टैंडिंग ऑफर। इसमें क्या है? स्टैंडिंग ऑफर और टेंडर में भी ऑफ द नेचर ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफर। मतलब इसमें हमें कंफर्म नहीं होता कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करना है, मतलब ये कंटिन्यूटी रहती है जब तक कोई मना ना करे। Thus a tender to supply goods as and when required over a certain period amount to standing offer। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसे रीड कर लीजिए। अब आता है हमारे पास क्रॉस ऑफर क्या होता है। तो आइडेंटिकल ऑफर मेड बाय टू पार्टीज इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर आर टर्म्ड एज क्रॉस ऑफर। मतलब जब दो पार्टियां सेम ऑफर करें एक दूसरे के ऑफर को ना जानते हुए तो उन्हें हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। इसमें एग्जांपल दिया है, अब ए बाय अ लेटर ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹10,000। बी बाय अ लेटर विच क्रॉसेज एज लेटर इन द पोस्ट ऑफर टू बाय इट फॉर ₹10,000। द क्रॉस ऑफर आर क्रॉस ऑफर एंड नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज। मतलब इसमें ए ने बी को लेटर भेजा कि वो उसे अपनी कार बेचना चाहता है 10,000 की, और बी ने भी उसी सेम टाइम पर उसे लेटर भेज दिया कि वो ए की कार को खरीदना चाहता है, बट इन दोनों को एक दूसरे के ऑफर की नहीं पता। तो ये हमारा क्रॉस ऑफर हो जाता है। फिर आती है बात एक्सेप्टेंस की कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू बीइंग फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। मतलब जब एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जब किसी पर्सन को ऑफर किया जाता है और वो पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, उस पर अपनी एसेंट दे दे, सिग्निफाई कर दे, तो उस प्रपोजल को हम एक्सेप्टेड कहते हैं। दस द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, और इट कैन नॉट बी कंडीशनल। इसके साथ कोई कंडीशन जुड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर आता है हु कैन गिव एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस दे कौन सकता है? व्हेन ऑफर इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन और मेंबर ऑफ द ग्रुप। मतलब जब किसी स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर किया जाता है तो वही स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। आगे अगर एक वैलिड एक्सेप्टेंस के क्या क्या इसेंशियल्स एलिमेंट होते हैं, तो नंबर 1 है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका मतलब क्या है? सेक्शन 7 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिक्वायर दैट द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इट मस्ट कॉरस्पॉन्ड विद ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर। कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। मतलब एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, जैसा ऑफर हमें मिला है हमें उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए, और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब अगर हम उसमें कोई कंडीशन अप्लाई कर देते हैं एक्सेप्टेंस देने में तो वो हमारी एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। इफ देयर इज वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस इट इज नॉट एक्सेप्टेंस, बट अ काउंटर ऑफर विच द प्रपोजर मे और मे नॉट एक्सेप्ट अ काउंटर ऑफर डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल ऑफर। ये बाकी आपको एक्स्ट्रा दे रखा है, आप इसे रीड कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास acceptance must be in the mode prescribed. A proposal must be accepted according to its term. If the proposal lay down a mode of acceptance, the acceptance must be according to the mode prescribed. Therefore, if the proposer choose to require that goods shall be delivered at particular place, he is not bound to accept delivery at any other place. मतलब अगर प्रपोजल में हमें बताया गया है कि हमें अपनी एक्सेप्टेंस कैसे किस मोड में देनी है तो हमें उसी मोड में अपनी एक्सेप्टेंस देनी होगी। ठीक है, इफ द प्रपोजर हैज नॉट
prescribed any mode of acceptance, it must be given and communicated in some usual and reasonable manner. अगर ऑफरर ने प्रपोजर ने कोई भी मोड नहीं बताया है एक्सेप्टेंस का, तो वो एक यूजुअल और रीजनेबल मैनर में एक्सेप्ट की जानी चाहिए। ये आपको एग्जांपल दे रखा है, आप ये एग्जांपल रीड कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर टू क्रिएट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ, बट वेयर द ऑफर इज टू बी एक्सेप्टेड बाय बीइंग एक्टेड अपॉन, नो कम्युनिकेशन टू द ऑफरर विल बी नेसेसरी। मतलब अगर ऑफरी किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो उसे ऑफरर को बताना होगा कि उसने उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। मेंटल एक्सेप्टेंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मानते हैं, बट अगर पार्टी के कंडक्ट करने से ऑफरर को ये पता लग जाए कि ये ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है तो उसे फिर कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं होती है। फोर्थ है हमारे पास, साइलेंस कैन नॉट बी प्रेस्क्राइब्ड एज मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। तो द ऑफर कैन नॉट फ्रेम हिज ऑफर इन सच अ वे एज टू मेक द साइलेंस और इनएक्शन ऑफ ऑफरी टू ऑपरेट एज एन एक्सेप्टेंस। मतलब हम साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते। अगर ऑफरी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है ऑफर के ऊपर तो हम उसे एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। ये आपको केस दिया हुआ है, ये केस आप रीड कर लीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्टिपुलेटेड और विद इन अ रीजनेबल टाइम इफ टाइम इज नॉट मेंशन्ड। मतलब एक्सेप्टेंस, अगर ऑफर में टाइम दिया गया है कि इतने टाइम तक एक्सेप्टेंस दे दी जानी चाहिए तो उतने टाइम के अंदर दे दी जानी चाहिए। अगर कुछ टाइम नहीं गिवन है तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस को दे दिया जाना चाहिए। सिक्स पॉइंट है, देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। देयर कैन बी, इसका मतलब क्या हो गया? अगर ऑफरी को, जिसे हमने ऑफर किया है, उसे ऑफर के बारे में नहीं पता है, वो फिर भी एक्सेप्टेंस दे रहा है तो हम इसे एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। ये दिया गया है आपके 6 पॉइंट के अंदर। 7th पॉइंट है, एक्सेप्टर must in indicate intention to fulfill the promise. Acceptance in order to be valid must be made under circumstances which would show that the acceptor is able and willing to fulfill the promise. मतलब एक एक्सेप्टेंस को हम तभी वैलिड मानेंगे जब जिसने एक्सेप्टेंस दी है उसकी इंटेंशन हो प्रॉमिस को फुलफिल करने की। अगर उसकी इंटेंशन नहीं है प्रॉमिस को फुलफिल करने की तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। 8th पॉइंट है, इफ द प्रपोजल इज मेड थ्रू एन एजेंट इट इज सफिशिएंट इफ द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम। अगर प्रपोजल किसी एजेंट के द्वारा बनाया गया है तो हमें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी किसी एजेंट को तक अगर पहुंच गई है तो हम मान लेंगे कि वो कम्युनिकेशन हुआ है एक्सेप्टेंस का वो ऑफरर तक भी पहुंच गया है। 9th है, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल विल मीन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द ऑफर। मतलब अगर हम प्रपोजल की एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया प्रपोजल के साथ जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन जुड़ी थी उन सभी के ऊपर हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। ये दिया गया है आपका पॉइंट नंबर 9 के अंदर। तो देखिए गाइस, आज हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को पढ़ लिया और उसके एसेंशियल सभी एलिमेंट्स को पढ़ लिया। अब आगे का हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और इम्पोर्टेंट कंटेंट के लिए। थैंक यू।